हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं का नई पुस्तक विषय विज्ञान का अध्याय 3 जिनका नाम है कोयला और पेट्रोलियम, इनका हम लोग प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। इनसे पहले हम बताना चाहेंगे कि आप लोगों को प्रश्न उत्तर को करने से पहले इसे एक बार पढ़ लेना है। इसे जब आप लोग एक बार पढ़ लेते हैं तो जब हम प्रश्न उत्तर को करवाएंगे तो उसे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो चलिए इनका हम लोग प्रश्न उत्तर को करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 3 का अभ्यास के प्रश्न 1 में कह रहा है सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 1 में कह रहा है सीएनजी और एलपीजी ये दोनों क्या है, गैस है। तो इनका ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है, यानी क्या फायदे हैं, वो आप लोग को बताना है। तो चलिए इनका लाभ आप लोग को हम अपने बुक में दिखाते हैं। तो यहाँ पर समझिए सीएनजी और एलपीजी गैस के बारे में। देखिए सीएनजी और एलपीजी गैस जो है हमारा प्राकृतिक गैस होती है। कौन सी गैस होती है? प्राकृतिक गैस। तो आप लोगों को क्या करना है, प्राकृतिक गैस के बारे में इस तरह से एक बार पढ़ लेना है। तो देखिए सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? देखिए सीएनजी का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसी तरह से देखिए तो एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? तो देखिए एलपीजी का पूरा नाम होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। अब देखिए सीएनजी का उपयोग कहाँ पे होता है? देखिए सीएनजी का उपयोग, इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है, यह एक स्वच्छ ईंधन भी है। इसे आप लोग को याद रखना है। तो ये इसका उपयोग हो गया। अब आप लोग को ये नहीं कह रहा है इसका उपयोग लिखने के लिए, आप लोगों को कह रहा है इसके उपयोग से क्या लाभ होता है वो आप लोग को लिखना है। तो देखिए इसका लाभ यहाँ पे सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहाँ इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए इसका उपयोग, देखिए द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी का उपयोग देखिए यहाँ पे इसको भी जो है घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। देखिए जिस तरह से इसमें जो है यहाँ पर दिया हुआ था, यहाँ पर आप लोगों को समझा रहे हैं। देखिए सीएनजी गैस का घरों और कारखानों में, तो इसी तरह से इसमें भी देखिए तो घरों और उद्योगों यानी कि इसमें भी कारखानों में इनका भी उपयोग किया जाता है। तो दोनों का उपयोग जो है कहाँ पे किया जाता है? घरों और कारखानों में। और इसमें जो है इसकी लाभ क्या है? तो देखिए इसकी आपूर्ति जो है पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। तो ये इसकी लाभ हो गया। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक लिख दें, यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। देखिए इसको हम उत्तर किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसी तरह से आप लोगों को भी लिखना है। तो यहाँ पर समझिए इसका उत्तर किस तरह से लिखना है। देखिए हमने लिखा है यहाँ पे सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के यह लाभ है कि इसे घरों कारखानों से सीधा जलाया जा सकता है, जहाँ इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। इसका और भी बहुत सारा लाभ है, तो बस आप लोगों को इतना ही लिख देना है, ज़्यादा आप लोगों को नहीं लिखना है। अब इसी तरह से देखिए दूसरा प्रश्न में क्या कह रहा है। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है। कह रहा है पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण यानी कि सड़क बनाने हेतु उपयोग में लाया जाता है, वो आप लोग को बताना है। तो चलिए इनका उत्तर हम आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ पर समझिए आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलातार के स्थान पर यानी कि इसके जगह पर, कोलातार के जगह पर जो है एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। तो इसी को आप लोग को लिखना है। अब लिखना कैसे है? तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ है, इसी तरह से आप लोगों को भी लिख देना है। तो यहाँ पर समझिए प्रश्न के उत्तर किस तरह से लिखना है। यहाँ पर आप लोग को लिखना है सड़क निर्माण हेतु पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। इस तरह से आप लोग को उत्तर लिख देना है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है। प्रश्न 3 कह रहा है वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 3 क्या कह रहा है। कह रहा है वर्णन कीजिए, यानी हमें बताना है कि मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, और इसके बाद यह बताना है कि यह प्रक्रम क्या कहलाती है। तो यहाँ पर समझिए मृत वनस्पति से जो है कोयला किस प्रकार बनता है। तो देखिए लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए थे। यहाँ तक आप लोग को उत्तर लिख देना, यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तर आप लोग को लिख देना। अब क्या इससे आगे क्या कह रहा था? कह रहा था इस प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए इस प्रक्रम को हम लोग जो है कार्बनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनीकरण। अब देखिए इतना अगर आप लोगों को नहीं लिखना है तो इसको हम शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर आप लोगों को इतना पढ़ने के बाद समझ करके कैसे लिखना है। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 को हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर लिखें हम लोग। जब मृत वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे लंबे समय तक पृथ्वी की सतह के नीचे मिट्टी और अन्य मलबे की परतों में दब जाते हैं, और जैसे जैसे वे गहरे होते जाते हैं उनका ताप भी बढ़ता चला जाता है, जिससे उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत वनस्पति धीरे धीरे कोयला में परिवर्तित यानी कि परिवर्तन हो जाते हैं।
और कह रहा था यह प्रक्रम क्या कहलाते हैं, तो हम कहेंगे यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाती है। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 3 समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 4 में कह क्या रहा है, प्रश्न 4 कह रहा है रिक्त स्थानों। रिक्त स्थान का मतलब होता है खाली जगह, और पूर्ति का मतलब होता है भरना, यानी कि खाली जगह को हमें क्या करना है, भरना है। तो देखिए 4 का क में दिया हुआ है डाइस तथा डाइस जीवाश्म ईंधन है। अब जीवाश्म ईंधन कौन कौन सा है, तो ये आप लोगों को पता चल चुका है, इससे पहले भी हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है हमारा जीवाश्म ईंधन है। तो हम क्या करेंगे, कोयला पेट्रोलियम इसमें भर देंगे। यहाँ पर आप लोग क्या करना है, भर देना है कोयला और पेट्रोलियम। इसमें भर दीजिए कोयला तथा पेट्रोलियम, कोयला तथा पेट्रोलियम, ये दोनों क्या है, हमारा जीवाश्म ईंधन है। अब इसी तरह से देखिए ख में क्या कह रहा है, कह रहा है पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम डाइस कहलाता है। देखिए पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने के प्रक्रम को हम लोग परिष्करण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, परिष्करण लिखेंगे, परिष्करण। इसे आप लोगों को हम समझा भी दे रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोगों को पहले इसे लिख दीजिए इस तरह से। चलिए अब इसको हम दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर समझिए प्रश्न आप लोगों को क्या कह रहा था पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने के प्रक्रम को डाइस कहते हैं, यानी कि डाइस कहलाता है। तो वो हमारा जो है परिष्करण कहलाता है। तो यहाँ पर समझिए पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों या फिर कह सकते हैं प्रभाजों, इससे आगे यहाँ पे दिया हुआ को पृथक करने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, परिष्करण कहते हैं, यानी कि परिष्करण कहलाता है। तो आप लोगों को हम दिखा दिए प्रश्न संख्या 4 का ख नंबर को। अब हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4 का ग नंबर। अब देखिए इसी तरह से ग नंबर में क्या कह रहा है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन डाइस है। देखिए वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन जो है हमारा सीएनजी है। कौन सा है, सीएनजी, सीएनजी। इसका पूरा नाम क्या होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसे आप लोगों को या तो इस तरह से लिख देना सीएनजी या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस। चलिए इसको भी आप लोग हम दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए सीएनजी गैस, देखिए सीएनजी गैस, इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में करते हैं। और ये हमारा देखिए कम प्रदूषणकारी होते हैं। क्या होते हैं, कम प्रदूषणकारी। तो ये हमारा कौन सा गैस होता है, सीएनजी गैस। तो इससे आप लोग समझ गए प्रश्न संख्या 4 का ग नंबर। अब हम देख लेते हैं इनसे अगले प्रश्न को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 5 में कह रहा है, निम्नलिखित कथनों के, यानी कि नीचे जो ये हमारा कथन है क से लेकर र तक, इस कथन के सामने सत्य असत्य लिखना है। इस कथन के सामने हमें क्या करना है, सत्य असत्य लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हमें कथन को समझना है। देखिए कथन क्या कह रहा है, क नंबर में कह रहा है जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। देखिए जीवाश्म ईंधन होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है। तो देखिए जीवाश्म ईंधन के बारे में आप लोगों को हम बता चुके हैं, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सभी हमारा क्या है, जीवाश्म ईंधन है। और ये हम जो है प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। तो ये जो कथन है ये हमारा क्या है, असत्य है। ये कथन हमारा असत्य हो जाए। इसे आप लोग लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर उसमें टिक लगा दीजिए, इसमें लिख देना है असत्य। अब इसी तरह से देखिए ख में कह रहा है पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषण ईंधन है। अब देखिए ये भी जो कथन है ये हमारा असत्य है। इसे भी आप लोग को हम समझा रहे हैं, पहले लिख दीजिए, इस तरह से लिख देना है असत्य। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा था, पेट्रोल की अपेक्षा जो है सीएनजी अधिक प्रदूषण है। तो ये हमारा गलत है, इसमें उल्टा कह रहा है। देखिए सीएनजी की अपेक्षा जो है पेट्रोल अधिक प्रदूषण है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, सीएनजी जो है पेट्रोल की अपेक्षा अधिक प्रदूषण है। तो ये हमारा कथन क्या हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे। अब इसी तरह से देखिए गौ में कह रहा है कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो ये हमारा कथन जो है सत्य है। यहाँ पर हम लिख देंगे सत्य। अब हम देख लेते हैं इनसे अगले कथन को। देखिए घ में कह रहा है कोलातार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। देखिए बिल्कुल ये सत्य है। ये जो कथन है ये हमारा सत्य है। इसे आप लोग समझना चाहे तो यहाँ पर आप लोगों को हम समझा भी देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोलातार के बारे में कह रहा था, कोलातार जो है यह पदार्थों का मिश्रण होता है। तो बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है, आगे दिया हुआ यहाँ पे होता है। इस तरह से आप लोग समझ गए कोलातार के बारे में। चलिए अब हम देख लेते हैं इनसे अगले प्रश्न को। अब देखिए इसी तरह से र नंबर में क्या कह रहा है, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। देखिए मिट्टी का तेल जो है एक जीवाश्म ईंधन है, बट इसमें क्या कह रहा है, नहीं है। तो हमारा ये कथन क्या हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे। ये कथन क्या हो जाएंगे, असत्य। तो इस तरह से आप लोग र नंबर देख ले। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है। हमें समझाना है कि जीवाश्म ईंधन जो है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है। तो चलिए इसको हम आगे आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर समझिए प्रश्न 6 आप लोगों को क्या कह रहा था, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है। तो देखिए जीवाश्म ईंधन है कौन सा, यहाँ पर देखिए जीवाश्म ईंधन जो हमारा कोयला और पेट्रोलियम है, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन के परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है।
देखिए इनका संबंध विश्व उष्णकरण से भी है। इसमें आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक उत्तर लिख देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तर लिख देना है। तो देखिए इसको हम उत्तर में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए प्रश्न 6 का उत्तर आप लोगों को इस तरह से लिखना है। यहाँ पर हमने लिखा है कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ सौ वर्ष और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनका संबंध जो है विश्व उष्णकरण से भी है। तो इस तरह से आप लोगों को प्रश्न संख्या 6 का उत्तर लिख देना है। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 7 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 7 में क्या कह रहा है कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। हमें देखिए कोक का अभिलक्षण और उपयोग दोनों का हमें वर्णन करना है, यानी कि उनके बारे में हमें बताना है। तो देखिए इसका उत्तर हमें कैसे लिखना है। तो यहाँ पर देखिए कोक के बारे में समझिए। यहाँ पे कोक में क्या कह रहा था, अभिलक्षण और उपयोग लिखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इनका ये अभिलक्षण हो गया और यहाँ से लेके यहाँ तक इनका उपयोग हो गया यहाँ तक। तो यहाँ पर आप लोगों को करना है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना। अब लिखना कैसे है, यहाँ पर देखिए हमने इनका उत्तर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोगों को हम समझा रहे हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा था कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए, यानी कि इनके बारे में बताइए। तो देखिए अभिलक्षण, देखिए कोक का अभिलक्षण हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यह एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। ये इसका अभिलक्षण हो गया। अब इसका उपयोग का वर्णन करना है। तो देखिए इसका उपयोग, कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो इस तरह से इसका उत्तर लिख देना है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 7 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 8 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 8 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। देखिए पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को हमें समझाना है। तो देखिए इसका भी उत्तर आपके बुक में दिया हुआ है। हम क्या करते हैं डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ से आप लोगों को समझा दे रहे हैं, बाकी आप लोगों को क्या करना है, आपको बुक से ढूंढ लेना, मिला लेना आप लोगों को। ये जो उत्तर लिख रहे हैं ये आपके बुक में दिया हुआ है। देखिए इसका उत्तर आप लोगों को किस तरह से लिखना है। देखिए पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो देखिए लिखना है आप लोगों को, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए इनके शरीर समुद्र के पेंदों में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति उच्च ताप और उच्च दाब में मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित या फिर कह सकते हैं परिवर्तन कर दिया। इस तरह से आपको प्रश्न संख्या 8 का उत्तर देख लिया। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 9। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 9 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी में, यानी कि इस सारणी में 1991 से 1997 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया। भारत में कुल विद्युत की कमी को दिखाया गया 1991 से 1997 तक। लेकिन इसमें देखें तो 2010 तक दिया है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको काट देंगे। यहाँ पे ये जो दिया है ये गलत दिया है ईयर। यहाँ पे इसमें वर्ष में क्या लिखना है, 2004 से 2010 तक। 2004 से 2010 दिया है, लेकिन इसमें कह रहा है 1991 से 1997 ईस्वी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे 2004 से 2010 तक। 2010 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया इसमें। तो आगे कह रहा है इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आलेखित करिए, यानी कि इस आंकड़ों को, ये जो आंकड़ा है, ये जो पूरा आंकड़ा है, इस आंकड़े को हमें क्या करना है, ग्राफ पेपर में, यानी कि ग्राफ में आलेखित करना है, यानी कि ग्राफ कॉपी में क्या करना है, इनको दिखाना है। तो आगे कह रहा है वर्ष में कमी प्रतिशत को y अक्ष पर तथा वर्ष को x अक्ष पर आलेखित कीजिए। समझिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है, हम देखिए जब दंड बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, दो रेखा लेते हैं इस तरह से। इधर होता है, ये हमारा होता है x अक्ष और दूसरा होता है हमारा इस तरह से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दो लाइन होता है। यहाँ पर दूसरा हमारा होता है y अक्ष, ये होता है हमारा y अक्ष। तो देखिए y अक्ष पे हमें क्या करना है, वर्ष में कमी प्रतिशत को दिखाना है, इसको जो है हमें y अक्ष पे दिखाना है। और x अक्ष पे हमें क्या करना है, वर्षों को, यानी कि ये जो ईयर दिया हुआ है इसे हमें x अक्ष पे दिखाना है। तो चलिए इसको हम लोग जो है ग्राफ पेपर पे समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 9 में क्या कह रहा था, प्रश्न कह रहा था इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आलेखित करिए, यानी कि ये जो हमारा आंकड़ा दिया है इसे हमें क्या करना है, ग्राफ द्वारा आलेखित करना है। तो देखिए ग्राफ पेपर, इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, दुकान से खरीद करके ला लेना है। 10 से 15 रुपये में आप लोगों को मिल जाएंगे और इसे आप लोगों को जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप लोगों को बनाते चले जाना है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा है ग्राफ, इस तरह से ग्राफ होता है। और इस ग्राफ में देखिए हमने पहले से ही बना लिया, इसे आप लोगों को हम समझा रहे हैं कैसे इसे आप लोगों को बनाना है। तो देखिए इसमें जैसे जैसे कह रहा है उसमें देखिए आप लोगों को पता है इसमें दो लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। तो देखिए इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा। तो देखिए पहला हमारा ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष, और इसे हम मानते हैं हमेशा वाई अक्ष, ये हमारा हो गया वाई अक्ष। तो देखिए एक्स अक्ष पे हमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है वर्ष को एक्स अक्ष पर जो है आलेखित करना है। एक्स को क्या करना है हमें, ये जो दिया हुआ है एक्स अक्ष, इस पे हमें वर्ष को आलेखित करना है। तो देखिए वर्ष को हमने इस पे लिखा हुआ है एक्स अक्ष पे। देखिए इनके बीच की दूरी हमेशा समान रखना है, एक इकाई लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना ही दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक होना चाहिए। देखिए हमने वर्ष को लिखा है 2004, 2005, 2005 से फिर इसके बाद इनके बीच की दूरी हमेशा समान होनी चाहिए। फिर 2006, 2006 से फिर यहाँ से 2007, 2007 से 2008, 2008 से 2009, 2009 से 2010, 2010 तक दिया हुआ है इसमें।
ये जो वर्ष में दिया है 2010 तक दिया है तो 2010 तक लिख दिया। और वाई में देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है वर्ष में कमी प्रतिशतता को वाई अक्ष पर दिखाने के लिए कह रहा है, आलेखित करने के लिए। देखिए ये जो हमारा कमी प्रतिशतता है इसे हमें क्या करना है, वाई अक्ष पे दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे इसमें वाई अक्ष पे, ये जो हमारा दिया है वाई अक्ष, इस पर मैंने कमी प्रतिशतता को लिखा है। यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इकाई है, उतना ही दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक होना चाहिए, उतना ही दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक होना चाहिए। तो देखिए 1 इकाई बराबर हमने यहाँ पे 2% लिया, ये हमारा संख्या में दिया 2। इसके बाद देखिए 4, 6, 8, 10 और ये 12। और 12 तक हमने क्यों लिया है, यहाँ पर समझिए। इसमें देखिए हाईएस्ट सबसे बड़ा संख्या क्या है, 11.2 है। और 11.2 किसके बीच में आएंगे, तो 1 इकाई बराबर 2 यहाँ पर लिया है प्रतिशत, तो यहाँ पे देखिए 10 से 12 के बीच में आएंगे 11.2, इसीलिए हमने इस तरह से यहाँ से 12 तक लिया है। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें लिखना कैसे है, इसमें कैसे बनाना है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, देखिए वर्ष 2004 में देखिए यहाँ पे कमी प्रतिशत हमें कितना है, 7.8%। तो देखिए 7.8% कहाँ पे आएंगे, तो देखिए इधर से हमें, देखिए इधर से ये 2004 है यहाँ पे बिंदु, तो इस लाइन पे यहाँ पे हमें क्या करना है, सीधा आना है, सीधा आना है, लाइन खींचना नहीं है, बस सीधा आना है इस तरह से। और इधर से देखिए, इधर से हमें 7.8 आना है। 7.8 किसके बीच में आएंगे, 6 और 8 के बीच में। तो देखिए 6 और 8 के बीच में ये बीचों बीच हो जाएंगे 7, और हमें आना 7.8। तो 7.8 क्या हो जाएंगे, इनके बीचों बीच देखिए 7.5 हो जाएंगे, 5 के बाद इसी तरह से बढ़ते जाएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे हो जाएंगे 7.8। 7.8 इस तरह से हमें क्या करना है, बिंदु ले लेना है। यहाँ पे इधर से देखिए सीधी लाइन, और इधर से भी आएंगे, और इस पे हमें एक बिंदु ले लेना है। तो हमने देखिए पहले से ही बिंदु ले लिया, ये हमारा हो गया 7.8। अब इसके बाद देखिए दूसरा, यहाँ पे 2004 के बाद 2005 में दिया है 8.6। तो 8.6% देखिए हम कैसे करेंगे, देखिए 2005 का लाइन यहाँ है, तो इस लाइन पे हमें क्या करना है, जाना है इस लाइन पे हमें क्या करना है, बिंदु लेना है, इस लाइन पे बिंदु लेना है। और कहाँ पे बिंदु लेना है, तो देखिए इधर से हमें 8.6 देना है, तो 8.6 कहाँ पे है, 8 और 10 के बीच में, 8 ये हो गया और ये 10, तो इनके बीच में 8.6 आएंगे। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएंगे, इनके बीचों बीच हो जाएंगे ये हमारा 9, और 8.6 लेना है। तो देखिए इनके बीचों बीच ये हमारा क्या हो जाएंगे, 8 पॉइंट जाएंगे, और इनसे थोड़ा सा बढ़ जाएंगे तो 8.6 हो जाएंगे। तो इधर से हमें क्या करना है, इस लाइन से जाना है, इस तरह से जाना है, और यहाँ पे हो जाएंगे ये 8.6। इधर से ये हो गया इस लाइन, इधर से ये लाइन हो गया, और इधर से ये लाइन हो गया, और इसमें हम बिंदु क्या करेंगे, जहाँ पे मिलेगा दोनों लाइन बिंदु देंगे इस तरह से, और बिंदु को हम यहाँ पर लिख देंगे 8.6 है। और इसके बाद देखिए इसी तरह से यहाँ पे देखें 2006 है, ये 2006 में दिया है 9.0 यानी कि 9। अब देखिए 9 तो आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ पर कर देना। देखिए ये 8 और 10 के बीच में 9 आता है डायरेक्ट बीचों बीच इस तरह से हमें क्या करना है, इस तरह से जाना है, इधर सीधा लाइन लेना, इस तरह से सीधा जाना है। और इधर से हम देखिए 2006 में जा रहे हैं, तो 2006 में इस तरह से जाना है, और जहाँ पे दोनों मिल रहा है इस तरह से हमें बिंदु ले लेना है। यहाँ पे हमने इस तरह से बिंदु लिया, और ये हमारा हो गया 9.0। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इनसे आगे देखिए 2006 के बाद 2007 में दिया है 9.5, तो 9 पॉइंट इसी तरह से 9.5 ले लेंगे। 9.5 कैसे लेंगे, देखिए ये हमारा हो गया, यहाँ पे देखिए 9.5 कैसे लेना है, देखिए किस पे जाना है हमें, 2007 पे। 2007 का लाइन ये हमारा हो गया, ये सीधी लाइन लेना है इधर से, और इधर से भी सीधी लाइन लेना है। इधर से क्या जाना है, कितना जाना है, 9.5। 9.5 किसके बीच में आएंगे, तो देखिए ये 8 और 10 के बीच में आएंगे, तो 8 के और 9 10 के बीच में ये हमारा बीचों बीच 9 हो गया, और 9.5 जाना है, तो इनके बीचों बीच ये हमारा 9.5 हो जाएंगे। इस तरह से हमें जाना है, इस तरह से हमें क्या करना है, सीधी लाइन लेना इधर से, और इधर से भी हो गया सीधी लाइन, और जहाँ मिलेगा उस पर हमें क्या करना है, एक पॉइंट ले लेना है वहाँ पे। यहाँ पे इस तरह से हमने पॉइंट लिया, 9.5 हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए बाकी का आप लोगों को बनाते चले जाना है। यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या है, 2007 के बाद 2008 है, यह 2008 है 9.9। तो 9.9 देखिए इधर से हमारा 2008 में इधर से ले लिया, सॉरी यहाँ पे देखिए इसमें हमने गलती किया है, इसमें यहाँ पे इस लाइन पे लेना था, यहाँ पे लेना है, यहाँ पे इस पे लेना है, और इधर से भी क्या करना है, जाना है 9.9 पे। देखिए 10 से थोड़ा सा कम हो जाएंगे 9.9, यहाँ से जाना है इस तरह से जाना है, यहाँ पे इस लाइन पे, और इधर क्या करना है, इस लाइन से इधर से लेना है, और यहाँ पे बिंदु देना है, क्या करना है, यहाँ पे बिंदु दे देना है आप लोगों को। इस तरह से ये हो गया। इसमें मिलाएंगे हम, ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाते जाएंगे, इस तरह से मिलाएंगे। और इसके बाद देखिए 11.2 है, जैसे जैसे वैसे आप लोगों को मिलाते चले जाना। इसके बाद 11.2 है, इधर से ले लीजिए 2009 में 11.2, इधर से देखिए ये बीचों बीच हो गया, क्या 11 हो गया, और इनसे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो 2 हो जाएंगे। ये इधर से इस तरह से मिला देंगे, ये हमारा बिंदु मिल गया। और इसके बाद देखिए लास्ट हमारा ये है, ये हमारा 2010 में 10 है, तो यहाँ पर 10 में डायरेक्ट मिला देंगे। देखिए 10 कहाँ पे हो जाएंगे, देखिए 2010 यहाँ पे लिए हैं, ये लाइन हो गया इस तरह से सीधा, और इधर से हम 10 पे, ये हमारा 10 है, इस तरह से हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ये हमारा मिल गया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, सभी पिन पॉइंट को, सभी जितना भी बिंदु था उसको हम इस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से बिंदु को मिलाते जाएंगे। इस तरह से हमने मिला लिया, इसके बाद इस तरह से मिलाते जाइए, इस तरह से हमें क्या करना है, मिला लेना है। तो इस तरह से हमने मिला लिया। इसी तरह से आप लोगों को भी क्या करना है, हल करना है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 9 को भी समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।